लोग सभी जानते हैं, यहाँ 3 लोकतांत्रिक ढांचे में 3 तरह की सरकार है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन की सरकार। और उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय नियोजन इकाई के द्वारा नियुक्ति करवाया। जो माननीय सदस्य का सवाल है वह इसलिए भी अनिवार्य है और अपरिहार्य है कि उन्हीं शिक्षकों के अनुभव के आधार पर सरकारी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्ति की गई, प्रधान अध्यापक के रूप में नियुक्ति की गई, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति की गई। उसमें आप उनका अनुभव मान रहे हैं। राज्य सेवा संवर्ग के भी कोई अगर भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाते हैं तो वो सरकार स्टेट टू सेंटर होता है, सेंटर टू सेंटर होता है, तो लोकल गवर्नमेंट टू स्टेट क्यों नहीं हो सकता है? इतने दिन की सेवा, वो भी नियमित सेवा। मुख्यमंत्री महोदय ने पहले वो ठेके पर थे नियुक्त, कॉन्ट्रैक्ट पर, और मुख्यमंत्री महोदय ने 60 वर्ष की सेवा उनकी भी की जितनी सरकारी कर्मियों की, सरकारी शिक्षकों की सेवा थी। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई विवाद है। विभाग द्वारा यह विवाद जरूर पैदा किया जा रहा है, शिक्षकों में असंतोष बनाया जा रहा है, पठन पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है। इसीलिए इसमें मंत्री महोदय आप एक बार समीक्षा करें और सरकार के संवैधानिक स्वरूप को देखते हुए जो माननीय सदस्य का प्रश्न है उसके अनुरूप उनको यह हकदारी मिलनी चाहिए। माननीय मंत्री। माननीय सभापति महोदय, जहाँ तक शिक्षकों के वेलफेयर का प्रश्न है या फिर शिक्षा जगत में जितनी सुधार हुए हैं, अगर उसमें डिटेल में जाएंगे समय लगेगा, लेकिन ये कहना कि शिक्षकों के विरुद्ध है सरकार या उनका ख्याल नहीं रख रही है, सही नहीं है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हम निश्चित रूप से आपके प्रस्ताव पर विचार करेंगे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो भी माननीय सदस्य जान जाएं। स्थानीय निकाय शिक्षकों की नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(6) के तहत अधिसूचित की गई है, जो राजकर्मी श्रेणी के तहत नहीं होते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, लीगल पोजीशन है। उसके बावजूद भी मैंने कहा कि हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन जहाँ तक लीगल पोजीशन और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात है, सरकार उस पर सही है और जो हमारा विभाग है वो भी सही है। किसी को तंग तबाह करने के ख्याल से इस तरह की कोई मंशा नहीं है। हम लोगों ने तो जहाँ तक हो सका है शिक्षकों के हित में सारी कार्रवाइयाँ की हैं। अभी आप देख ही रहे हैं, जो नियुक्तियाँ हों या उनके अन्य जो भी उनके हित के कार्य थे, 2 लाख करीब 50,000 से ज़्यादा जो शिक्षक थे वो तो पास कर चुके हैं सक्षमता परीक्षा में और वो राजकर्मी का दर्जा पा रहे हैं। महोदय हम भटक गए। मैं यह संजीव जी ने भी कहा कि आपने हेडमास्टर बनाया तो उसकी वरीयता को काउंट किया कि नहीं? आप बीपीएससी में सरकार ने एक योजना लाई कि नियोजित शिक्षकों को हम परमानेंट करके राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहते हैं। आप दिए, वो परीक्षा दिया, लेकिन उसका पोंछ काट देने का आपने तो नहीं कहा था कि आपका जो पोंछ लगा हुआ है 18 साल का, 20 साल का, वो हम काट देंगे। और सरकार नियुक्त की थी, चाहे वो जिला में जिला परिषद का हो या कॉरपोरेशन में हो, जहां कहीं भी जहां कहीं भी नियुक्ति हुई है महोदय, वो सरकार के आदेश पर हुआ है। 60 साल तक आपने उसको रखने का वादा किया इसी सदन में। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि जो 18 साल 20 साल से काम कर रहे हैं उनकी सेवा निरंतरता उसमें जुटनी चाहिए। ये यूनिवर्सिटी एक्ट में भी है, दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि एक ही काम कर रहे हैं, हम प्रमोशन के लिए छलांग करने जा रहे हैं बीपीएससी में देकर टेस्ट कराने, तो हमारा पोंछिए काट दीजिए। इसलिए महोदय मैं पुनः यह कहता हूं कि उनकी जो सेवा निरंतरता है उसमें जोड़ी जाए। अनुभव, जितने दिन का अनुभव है, और आज अभी यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के पूर्व चेयरमैन बैठे हुए हैं और वर्तमान चेयरमैन भी बहाली कर रहे हैं। आप दूसरे कॉलेजों को, एफिलिएटेड कॉलेजों के 10 साल और 5 साल का आप काम करने का अनुभव जोड़ रहे हैं कि नहीं? आप उस पर आप अंक दे रहे हैं कि नहीं? ये दुनिया में ऐसा ही चलता है। एक अलग रूप से इसको प्रताड़ित करने के दृष्टिकोण से
जो जूनियर आज बहाली हुआ है उसके कलेजा पर आप सीनियर के कलेजा पर बैठा देंगे तो शिक्षण संस्थानों में इसका असर पड़ता है। इसलिए महोदय मेरा आग्रह है कि उनका जो अनुभव का लाभ है उसमें जुटे, या इस पर सरकार क्या कहती है? सभापति महोदय, प्रताड़ना की तो बात मेरे समझ के परे है और शायद इस सदन के समझ के भी परे है। शिक्षकों को जहां तक सुविधा दी जा रही है, एक चीज माननीय सदस्य भी बताना चाहेंगे, चूंकि उन्होंने लीगल प्रोविजन की बात की और हमने भी किया, तो क्या जो सक्षमता पास करने के पहले जब वो जो शिक्षक थे जिसे नगर निकायों ने या पंचायती राज व्यवस्था के अधीन उन्हें नियुक्ति दी गई, उन्हें टेम्परेरी स्तर पर या कॉन्ट्रैक्चुअल पर, तो वो हकदार नहीं थे न्यू पेंशन पॉलिसी के उस वक्त जब आप वहाँ पर जब आपकी नियुक्ति थी या आपको जब पंचायती राज व्यवस्था के तहत आपको शिक्षक के रूप में रखा गया, तो उस वक्त आप तो न्यू पॉलिसी स्कीम के एनपीएस के तहत पेंशन स्कीम के हकदार नहीं थे। हकदार अब आप हुए हैं अब से, जबकि आप राज्यकर्मी का दर्जा पा लिए हैं तब। तो इसलिए प्रताड़ना की कहाँ से बात हो रही है? वो तो उनके सुविधा के लिए हम लोग ने सक्षमता परीक्षा की और उसको हम लोगों ने राजकर्मी का दर्जा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल उनके तरफ संवेदनशील रुख अपनाया है। जहाँ तक ये प्रश्न है, उन्होंने कहा कि सेवा जो उन्होंने दी है राज्य को और अपने अपने संस्थाओं में, उस पर हम विचार जरूर कर लेंगे, लेकिन कानूनन रूप से इसकी बाध्यता नहीं है, लेकिन फिर भी हम संवेदनशील होकर उस पर पुनः विचार करेंगे। धन्यवाद। कि एक एक विभाग की जांच कराई जाए और शपथ पत्र मंगाया जाए कि कितने आउटसोर्सिंग मजदूरों का पीएफ अकाउंट खुलवाया गया महोदय, उनको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए महोदय। कितनी बार उनसे परीक्षा ली जाएगा? एक ही 12 साल 15 साल पढ़ाने के बाद उनसे परीक्षा लेने की बात की जा रही है महोदय। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर ये सरकार बदलते ये क्या मजबूरी आन पड़ी कि शिक्षा क्षेत्र में भी आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जाने लगा महोदय। एनडीए ही ना आप हैं? अरे इधर देख के बोलो भैया। तो भैया हाँ बोलिए। आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जाने लगा महोदय। जो रात्रि प्रहरी की नियुक्ति माननीय विधायक लोग की अध्यक्षता में किया जाता था, जिसका मानदेय 5,000 रुपया तय करते थे महोदय, अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से 10,000 रुपया दिया जाएगा, लेकिन वो भी उसको नहीं मिलेगा महोदय। ये इस तरीके से माननीय विधायकों को जो अपमानित किया जा रहा महोदय सरकार के द्वारा, इसमें सरकार के भी विधायक है, विपक्ष के भी विधायक है, इसमें संशोधन होना चाहिए महोदय। या तो माननीय विधायकों को उस कमेटी से बाहर कर दिया जाए, या तो रखा जाए तो उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा की जाए महोदय। ये हम कहना चाहते हैं महोदय। और आउटसोर्सिंग में महोदय सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यदि आरक्षण को खत्म करना है तो उसको विभाग को आउटसोर्सिंग में डाल दो। उसमें न अनुसूचित जाति को आरक्षण मिलेगा, न जनजाति को मिलेगा, न अति पिछड़ा को मिलेगा, न आर्थिक रूप से समान वर्ग के बच्चों को भी मिलेगा महोदय। जिसको वो ठेकेदार चाहेगा उसको बहाल करेगा अपने शर्तों पे, जिसको चाहेगा उसको लात मार के निकाल देगा महोदय। ये है आउटसोर्सिंग का। तो इसलिए आउटसोर्सिंग के तरफ जो जा रहे हैं, हमें सरकार से, डबल इंजन की सरकार से हम अपील और मांग करते हैं महोदय कि आउटसोर्सिंग में भी रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू किया जाए महोदय। बगैर रिजर्वेशन पॉलिसी के आउटसोर्सिंग कहीं भी मजदूरों को हित कर नहीं हो सकता महोदय, सभी वर्ग को समान अवसर नहीं दे सकता महोदय। इसलिए आउटसोर्सिंग में भी रिजर्वेशन को लागू किया जाए महोदय। और आउटसोर्सिंग तो हम लोग पछतान है, उसको खत्म किया जाए महोदय। और बाकी दूसरे तरफ महोदय जदयू के साथी लोग बैठे हैं, बहुत आंदोलन किए, बाबू जगजीवन राम छात्रावास को जब बंद किया जाने लगा, खत्म किया जाने लगा, तो क्या यकीन करें कि अब डबल इंजन की सरकार बनी है तो अब देश में बाबू जगजीवन राम छात्रावास को नहीं बंद किया जाएगा? क्या यकीन करें कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास जहां और नहीं खुला है वहां पे खोलने की व्यवस्था की जाएगी? इसलिए महोदय सरकार में आना और जाना ये लोकतंत्र की खूबसूरती है महोदय, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर के आप संघर्ष करते हैं, जिस मुद्दे से आप अपनी पहचान बनाते हैं महोदय, यदि उससे कोई समझौता कर लेता है महोदय तो इतिहास उसका भी लिखा जाता है महोदय।
इसलिए हम कहना चाहते हैं महोदय कि पूरे बिहार में जो हमने कहा था कि मांझी जी का जो कल्याण विभाग रहा है, उस विभाग की समीक्षा होनी चाहिए महोदय। आज वहां पे जो स्थिति है आउटसोर्सिंग से, जो वहां पे रात्रि प्रहरी या तो गार्ड बहाल किए जाते हैं महोदय, रसोईया बहाल किए जाते हैं। शर्मनाक स्थिति जब आया, जब मांझी जी के सामने आकर के वो बोल रहे थे कि हमरा तो 2600 रुपया पे मिला हो, हमरा तो 3200 रुपया मिला हो, कुछ उपाय करूं हमारे बाल बच्चा के पेट न चले। तो क्या इसी तरह का आउटसोर्सिंग की परिकल्पना हम लोगों ने किया था? क्या इसी तरीके का हम लोगों ने व्यवस्था चाहा था कि मजदूरों को आउटसोर्सिंग से माध्यम से उनको हम काम देंगे, लेकिन 3200 और 2600 रुपया में हम उनको काम देंगे? और गया का, जहानाबाद का एक एक विद्यालय की जांच करा ली जाए। अगर उस विभाग के पदाधिकारी है, देवेश सेहरा जी उसके विभाग के अच्छे पदाधिकारी हैं, हम उनसे निवेदन चाहेंगे इस सदन के माध्यम से कि एक एक विभाग की जांच कराई जाए और शपथ पत्र मंगाया जाए कि कितने आउटसोर्सिंग मजदूरों का पीएफ अकाउंट खुलवाया गया महोदय। बगैर पीएफ अकाउंट खुलवाए उनको आउटसोर्सिंग पे रख लिया जाता महोदय। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बिहार के गरीब गुरबे के साथ नहीं खेला जाए महोदय। गरीब गुरबे हमारे साथ होते हैं तभी हम सदन में आने के लायक होते हैं। यदि गरीब गुरबे का साथ छूट गया महोदय तो सदन में आने के लायक हम नहीं बचेंगे महोदय। तो उनके हितों के साथ में उनकी हितों की रक्षा की जाए महोदय, ये हम सदन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं महोदय। दूसरे तरफ महोदय, हम शिक्षा विभाग में महोदय, शिक्षा विभाग का बजट है, नियोजित शिक्षक महोदय सड़क पर हैं, जो मांग कर रहे हैं, जो पिछली सरकार ने घोषणा की थी कि उनको बिना शर्त उनको राजकर्मी का दर्जा का जो बात था महोदय, हम सदन से चाहते हैं, वित्त मंत्री जी यहाँ पर हैं, शिक्षा मंत्री भी वही है महोदय, तमाम सरकार यहाँ पर है, उनको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए महोदय। कितनी बार उनसे परीक्षा ली जाएगा? एक ही 12 साल 15 साल पढ़ाने के बाद उनसे परीक्षा लेने की बात की जा रही है। आउटसोर्सिंग से फिजिकल शिक्षकों की बहाली हुई, मात्र लगभग 2600 शिक्षक है महोदय, जिनको मात्र 8000 रुपया मिलता है। तो सबका मानदेय बढ़ रहा है, सबका नियोजन राजकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री भी महोदय योग को पूरा विश्व में फैलाने का काम किए, और बगैर फिजिकल टीचर के, बगैर शारीरिक शिक्षक के महोदय हम योग की कल्पना नहीं कर सकते हैं, खेल की कल्पना नहीं कर सकते। समय अब समाप्त होने वाला। तो महोदय ये हम चाहते हैं महोदय कि उनके जो 2600 जो फिजिकल टीचर हैं उनको ये सरकार उनको भी राजकर्मी का दर्जा दे, और उन जो परीक्षाएं ली जा रही हैं उनमें उनको भी बैठने का परमिशन दिया जाए महोदय। ये सदन से चाहते हैं महोदय। दूसरा, एक जब हमारी समय समाप्त हो रही महोदय तो एक कहानी हम सुना करके, छोटी सी कहानी हम अपनी सुना करके महोदय हम अपनी बात को खत्म करेंगे महोदय। एक तानाशाह हुआ था महोदय हिटलर, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में। वो हिटलर कुछ भी करता था, कितनों भी पब्लिक पे जुल्म करता था, सारा प्राइवेट सेक्टर बेच देता था, लेकिन लोग उसको जयकारा करते। हिटलर का नाम तो बजट में नहीं है महोदय। बजट में है क्या? कहानी है महोदय। आप भी सदन में बहुत कहानी सुनाते थे महोदय, एक मेरी भी कहानी सुन लिया जाए महोदय। तो महोदय वो हिटलर की जयकारा होता था, तो प्रेस मीडिया के साथियों ने पूछा कि आप इतने पब्लिक पर जुल्म करते हैं, आप इतने गरीबों पे जुल्म करते हैं, आपका जयकारा क्यों लोग करता है? तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे नहीं बताएंगे, आओ एक बंद कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और वहां पर एक मुर्गा को लाया गया महोदय, जिंदा मुर्गा को, और जिंदा मुर्गा को लाने के बाद महोदय हिटलर ने उसके सारे पंख को नोच दिए, सारे शरीर से लहूलुहान खून बह रहा था महोदय। और उसके बाद मीडिया के लोग अवाक होकर देख रहे थे कि क्या कर रहे हैं हिटलर। उसके बाद वो एक कोने में जाके सहमा हुआ सा, दबा हुआ सा था महोदय। उसके बाद 5 दाना महोदय, 5 दाना चावल का लाया गया, उसके आगे छीटा गया महोदय। वो दूम हिलाते हुए चावल खाने लगा महोदय। यही हाल इस देश की जनता का कर दिया गया महोदय। उसके बदन से खून बह रहा महोदय।
लेकिन 5 किलो राशन पे उसको विकास बताया जा रहा देश महोदय। की जनता बहुत मजबूत है, इसलिए बुद्धिमान है, महोदय, भरोसा रखिए जनता पे। इसलिए महोदय हिटलर जब की विश्वास कहानी मत को करिए, देश भरोसा में रखिए। दोहराया देखिए, जा मैं रहा आपको महोदय। इसलिए जब माननीय हिटलर सर, शाही नहीं चली महोदय, तो ये आप बैठ देश जाइए। किसी भी मोदी शाही जाइए, को, समय समाप्त नीतीश हुआ आपका। शाही को बर्दाश्त नहीं करेगा माननीय महोदय। सर, तार की बात इसलिए ये हिटलर का देश और झूठलर का देश को हम बैठ नहीं जाइए, बनने बैठ देंगे जाइए, महोदय। बैठिए। इसलिए महोदय हम यही बैठिए। कहना चाहते हैं, अरे बैठ जाइए, ये जो महोदय बैठिए, जिनको महोदय सुनील जी। हिटलर से अध्यक्ष हमदर्द- महोदय, आप बैठ जाओ, बैठ जाइए, हो गया आपका।